हेलो डॉक्टर साहब, तो हम जो है इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इम्यूनिटी में जो है हमने पहले जो इसके बारे में हमने डेफिनेशन वगैरह देख ली थी। और इम्यूनिटी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगली जो लास्ट वीडियो थी इसी के बारे में थी। इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स हमने देख लिए थे, 4 तरह के बैरियर्स होते हैं वो देख लिए थे और चारों के एग्जाम्पल सबके याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये सब हमने देख लिया था। और साथ में हमने लास्ट में जाते जाते ये भी बात कर ली थी कि इसमें जो है लाइन ऑफ डिफेंस जो है 3 तरह की पाई जाती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। अब जो है इसके आगे वाली बात करते हैं और आगे कौन सा है, एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये लाइफ आगे चलती रहती है, तब जो है अलग अलग प्रकार के पैथोजन के कांटेक्ट में आते रहते हैं और जैसे जैसे कांटेक्ट में आते हैं तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। जबकि हमने इनेट इम्यूनिटी में बात करी थी कि वो जो है जन्मजात होती हैं, हम जब माँ के पेट से जब बाहर आते हैं तब से ही वो जो है हमारे अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो है ऐसी नहीं होती, ये बाद में जो है बनती हैं। ये ज़िंदगी में जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आने से उनके अकॉर्डिंग बनती जाती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके ये 4 कैरेक्टर हैं, ये याद कर लेना। आपको इस तरीके से याद कर लेना, SDDM, ठीक है। SDM जो होता है उसका SDDM कर लेना। क्या है एस का मतलब, स्पेसिफिसिटी, मतलब कि हमेशा ये पर्टिकुलर कोई पैथोजन है उसके लिए स्पेसिफिक तरीके से एक्शन करेगी। कोई वायरस है तो वायरस की तरीके से, वायरस में भी अलग अलग तरीके के वायरस है तो अलग अलग तरीके से एक्शन करेगा। फिर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की उसके लिए कोई अलग तरीके से एक्शन करेगा। कहने का मतलब हर एक पैथोजन का अलग अलग तरीके से ये काउंटर करता है, ठीक है। डाइवर्सिटी का कहने का मतलब यहाँ पे अलग अलग, मतलब मैंने बात करी नहीं कि भाई वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब अलग अलग तरह के पैथोजन है और इन सब को भी काउंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, भाई ऐसा ना हो कि हमारे शरीर को ही मारने लग जाए। इम्यून सिस्टम का मतलब तो यही है कि बाहर फॉरेन पार्टिकल को मारे, ऐसा गलती से कहीं हो जाए। ऐसा भी होता है कभी हमारे इम्यून सिस्टम जब खराब होने लगता है तब हमारी सेल को ही मारने लग जाता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम स्वस्थ होते हैं, एकदम तंदुरुस्त होते हैं, तब जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकती है हमारी बॉडी, ठीक है। और मेमोरी बेस होता है, कहने का मतलब एक बार कोई पैथोजन आया तो उसको जिंदगी भर के लिए हमारा शरीर याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन आया तो फिर उसको तुरंत ही खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में वर्ड है एन एमनेटिक रेस्पॉन्स। क्या है, एन एमनेटिक रेस्पॉन्स। अब हमने मेमोरी की बात करी है तो इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और है, इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स ये मेमोरी से ही बनता है। कैसे कि भाई पहली बार कोई आया, अब जैसे हमने कोरोना, अगर एग्जांपल दूं कोरोना वैक्सीन का, बेस्ट है। कोरोना वैक्सीन में क्या क्या, मतलब कोरोना में पहले कोरोना हुआ, पहली बार अटैक हुआ, तब तो बीमार हो गए, ठीक है। लेकिन जब वही कोरोना सेम अटैक किया तब जो है इतना भयंकर तरीके से बीमार नहीं हुए, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि इम्यून रेस्पॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी जो होता है, मतलब प्राइमरी जो होता है वो पहली बार जब कोई पैथोजन आता है तब जो है ये रेस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन ये स्लो होता है, ठीक है। स्लो होता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बचा नहीं सकता, क्या अगर वो पैथोजन आएगा तो बीमार पड़ेगी बॉडी, ठीक है। और दूसरा इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडी बनती है कौन सी, IgM। अभी बात करेंगे कौन कौन सी एंटीबॉडी है। और यहाँ पे मेमोरी सेल बन जाती है। मेमोरी सेल जैसे ही बनेगी यहाँ पे अब जो है ये मेमोरी सेल क्या करेगी, सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाएगी। तो अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स कब, जब सेम पैथोजन दूसरी बार अटैक करेगा तब सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट होगा। ये बहुत ही फास्ट होती है, जैसे ही शरीर के अंदर थोड़ा सा आया तुरंत फटाफट काम करने लग जाएगा और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें जो इम्यूनिटी बनती है IgG इम्यूनिटी बनती है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे IgM नहीं बनती है, वो भी बनती है, बट ये जो है सबसे मेजर रोल अदा करती है। अच्छा, ये कैसा होता है, एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। जब हम बोलते हैं ना एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी जो रेस्पॉन्स होता है वही, क्योंकि वो मेमोरी के बेस पे आया था, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। ये एक ग्राफ है, मैंने ऐसे जनरली आपको बता रहा हूँ कि जब कोई पहली बार कोई पैथोजन अटैक करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये IgM बनता है, इसने अपना रेस्पॉन्स दिखाया। दूसरी बार जब अटैक किया तब भी IgM ही आया, पहले हमेशा IgM ही आता है, हमेशा IgM एंटीबॉडी ही बनता है हमारे शरीर में, उसके बाद IgG बनता है। पहले वाले रेस्पॉन्स में भी IgG बना था, दूसरे वाले में भी IgG बना था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा IgG एक में बनेगा और दूसरे नहीं, दोनों एंटीबॉडी दोनों रेस्पॉन्स में बनेंगे। याद ये रखना है IgM जो है पहले रेस्पॉन्स करता है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, जबकि IgG जो है बाद में करता है। लेकिन जो बाद वाला IgG है वो बहुत ही भयंकर तरीके से रेस्पॉन्स देता है, इसी को जो है सेकेंडरी रेस्पॉन्स या बूस्टर रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये था इनकी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से कर लेना। ठीक है, अब बात करें, ये दो तरह की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, एक सेल्यूलर इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल मतलब कि लिक्विड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे अच्छा, इसका दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। कहने का मतलब AMIS का मतलब कि यहाँ पे जो है एंटीबॉडी बनती हैं, जबकि सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो है एंटीबॉडी नहीं बनती हैं, यहाँ पे जो है सेल्स के द्वारा ये इम्यून सिस्टम होता है। अब बात करें, देखो बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड क्या है, हमारे शरीर में ब्लड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर ब्लड के साथ मिक्स होके ये आगे जाता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बी सेल जो होती है, बी लिम्फोसाइट, उसके द्वारा कौन सा होता है, ह्यूमरल, और ये किसके द्वारा होता है, ये टी सेल के द्वारा होता है। जबकि यहाँ पे, अब पहली बात करें, यहाँ पे एंटीबॉडी होता है, इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती हैं। चलो आगे चलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात एक एक करके बात करेंगे, पहले ह्यूमरल और फिर उसके बाद सेल्यूलर। ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो हमने बात करा कि बी सेल यहाँ पे काम आती है, बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले बात करें, ये कोई बी सेल हमारे जो बॉडी में बनी हुई है, ठीक है। अब ये याद रखना, बी सेल जो है बनती और मैच्योर दोनों एक जगह होती है, कहाँ पे, बोन मैरो में। अभी आगे बात करेंगे, बी सेल जो है बोन मैरो में ही बनती है, बोन मैरो में ही मैच्योर होती है, जबकि टी सेल जो है बोन मैरो में बनती है, लेकिन जो मैच्योर है वो थाइमस में होती है। अब देखो कि ये बी सेल जो हमारे सेल बॉडी में पहले से थी, जैसे ही कोई एंटीजन मतलब कि पैथोजन ना, एंटीजन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमें बीमार कर सके, वो पैथोजन हो सकता है, पैथोजन का कोई पार्टिकल हो सकता है, पैथोजन की बनाई गई कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई लिपिड, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब पैथोजन से रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, और जिससे हम बीमार होते हैं। अब जो है ये एंटीजन जैसे ही आया, ये बी सेल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गई। अब जैसे ही एक्टिवेट हो गया, यह दो तरह की बी सेल बन गई, एक तो प्लाज्मा बी सेल और एक मेमोरी बी सेल। जो कि मेमोरी बी सेल बन के रह जाती है, ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स में काम आती है, जबकि ये प्लाज्मा बी सेल जो है ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी को बनाना शुरू कर देते हैं, और ये एंटीबॉडी तुरंत इस पर अटैक करेंगे और उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और ये जो बी है वो संभल के रह जाती है। अब अगली बार जैसे ही फिर से कोई सेम पैथोजन, ये पैथोजन जो है, ये एंटीजन फिर से आया, तो ये जो है फिर से सेम तरीके से दो बनाएगी, एक तो प्लाज्मा बनाएगी, ठीक है, और एक मेमोरी, क्योंकि मेमोरी बना के रखना है तो मेमोरी बना के रख लेंगे, और प्लाज्मा जो है ये एंटीबॉडी बना देगी, और ये एंटीबॉडी फिर इसको मारने लग जाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमरल। अब यहाँ पे हमने एंटीबॉडी की बात करी थी, यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है, तो यहीं पे फटाफट हम एंटीबॉडी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये एक एंटीबॉडी का कार्टून का बनाया हुआ है, NCERT में ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें जो याद क्या रखना है आपको, पहली बात तो एंटीबॉडी कैसी होती है, प्रोटीन की होती है, ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें जो है 4 चेन होती है, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन किसके बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। अब ये भी याद रखना, आपको पता है कि जब प्रोटीन होती है तो एक साइड एन टर्मिनल होता है, इधर एक साइड सी होता है, ठीक है, और इस तरीके से प्रोटीन का पूरा जो अमीनो एसिड होता है, एक साइड नाइट्रोजन होता है, एक साइड कार्बन होता है, तो यहाँ पे जो है ये एन साइड हो गया, तो ये कार्बन वाला साइड हो गया, तो इस तरीके से ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अच्छा, इन दोनों चेन जो होती हैं, इनको बांधने का काम कौन करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड 1 2 3, ये 3 मतलब
और यहाँ पे साथ में ये, तो कहने का मतलब 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ऐसे हैं जो दोनों पॉलीपेप्टाइड को जोड़ के रखने का काम करती है, जबकि बाकी सारे जो हैं सेल्फ से लगे हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, तो आप जो है ये नंबर भी याद रख सकते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 ही है ना, और 15 और 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं या डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे अब जो H2L2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2 का मतलब क्या होता है, 2 हैवी 2 लाइट, ये जो लिए छोटी है इसलिए लाइट। ठीक है, ये 2 हो गई तो ये हो गया L2 लाइट्स हैं, और ये जो है 2 बड़ी हैं क्योंकि इसका भार ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो गया हैवी। तो H2L2 का मतलब 2 हैवी 2 लाइट, 4 पॉलीपेप्टाइड की बात करी। अब ये याद रखने की बात है कि टोटल 5 एंटीबॉडी याद रखना आपको, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। इसको हम GAMDE गम दे, गम मतलब वो जो दुख होता है ना, वो वाली बात है। तो आपको बस ट्रिक से याद रख लेना कि गम दे। ठीक है, इससे याद रह जाएगा आपको, और इसका सीक्वेंस याद इसी तरीके से रखना, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि ये जो सबसे ज़्यादा ये वाली पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये, सबसे कम जो है IgE होती है। तो इसी सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस भी याद रह जाएगा, पांचों के नाम भी याद रह जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो ये इसका सीक्वेंस है IG। अब इंपॉर्टेंट, अच्छा देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। IgG है मोनोमर के रूप में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एक ही एंड इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, जबकि IgA जो है डाइमर होता है, इस तरीके से डाइमर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। IgM जो है पेंटामर होता है, 5 एंटीबॉडी एक साथ जुड़ के मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ा कह सकते हो, ये जो है सबसे बड़ा साइज में होता है। फिर IgD भी मोनोमर होता है और E भी मोनोमर होता है। इसके बारे में बात करें, सबसे मैक्सिमम कौन से हुआ, IgG सबसे मैक्सिमम होता है। इसके बाद ये इतना परसेंट 10 से 15, 5 से 10, 1, और ये 1 से भी कम, और ये उससे भी कम। तो सबसे कम कौन सा हुआ, IgE, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, IgG। ये 2 याद रखना। फिर उसमें याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ, IgM। अब बात करें, हाँ एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है। जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तब प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, तो माँ से प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में कौन सी एंटीबॉडी जाती है, तो IgG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है IgA का क्या काम कहाँ पे होता है, तो सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रम, इन सब में। जो कोलेस्ट्रम याद रखना, IgA जो सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रम जो बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत वाला जो माँ का दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में कौन सी, दूध से बच्चे को जो एंटीबॉडी मिलती है वो कौन सी होती है, तो IgA। अब बात करें IgM, ये कहाँ होता है, तो ये जो है जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है तब बहुत ज़्यादा ये होता है, हमने अभी बात करी थी। अच्छा दूसरा फीटस के अंदर, अच्छा IgM जो है बच्चे के फीटस में पहले से ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेस देन 1% होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डी के बारे में, ई के बारे में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एलर्जी होती है, हमें एलर्जिक रिएक्शन होती है, तब कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो IgE बनती हैं। ये याद कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन भी है, प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, अच्छा ये सीक्वेंस याद कर लेना, सबसे ज़्यादा कौन सा, G, सबसे कम कौन सा, E, और ये इसी तरीके से गम दे। ठीक है, किसी का गम जो है आपको लेना है, हालांकि वैसा गम नहीं लेना है, हमें तो एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्यूलर इम्यूनिटी, ये तो था ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल्यूलर इम्यूनिटी में। सेल्यूलर इम्यूनिटी हमने बात करी कि सेल के द्वारा बनती है। दूसरा इसमें जो है सेल कौन सी, वो भी टी सेल। अब यहाँ पे टी सेल देखो कौन सी, 4 तरह की टी सेल होती हैं, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। ठीक है, तो ये TH या हेल्पर टी सेल जो होती है इसको CD4 सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको CD8 सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं CD8 होते हैं। अच्छा, इसका कोई मारने का काम नहीं होता, ये किसी को मारती नहीं है। कोई एंटीजन आया है, कोई पैथोजन आया है तो उसको मारने का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरे सेल को एक्टिव करते हैं, भाई जल्दी जल्दी हमारे अंदर अटैक कर दिया, जल्दी तुम जागो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरे सेल को अटैक करते हैं, किसको, TC को, B सेल को, मैक्रोफेज को, इन सबको जो है एक्टिवेट कर देता है। ये जो है TC सेल या साइटोटॉक्सिक नाम से पता लग रहा है, किलर टी सेल जिसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द परफोरिन नाम का एक प्रोटीन है, वो सीक्रेट करके। परफोरिन नाम से रहा, जिसमें पोर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोटीन पैथोजन पे अटैक किया, पैथोजन के ऊपर छोटे छोटे पोर बन जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सप्रेसर क्या है, अच्छा अब गलती से अगर ये दोनों सेल हमारे बॉडी में ज़्यादा एक्टिव हो गई तो ये एक टाइम पे हमारे ही बॉडी को मारने लग जाएगा, इसलिए इनको कंट्रोल रखा जाता है किसके द्वारा,
TS या सप्रेसर टी सेल के द्वारा। ठीक है, अब मेमोरी टी सेल के बारे में वही कि भाई अगर आगे फ्यूचर में कोई रेस्पॉन्स जनरेट करना है तो जो है इसके द्वारा होगा। अब जो है एक्वायर इम्यूनिटी में ही एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। देखो एक्टिव क्या होता है कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी में गया और उसके अकॉर्डिंग शरीर ने रिएक्शन दिया, जबकि पैसिव में क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो भी गया हमारा शरीर एक्शन नहीं लिया, तो हमने ऊपर से इंजेक्शन के द्वारा या किसी भी तरीके से डायरेक्ट एंटीबॉडी दी। ठीक है, तो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी नहीं बनाई, उसको पैसिव। जब हमारा शरीर एंटीबॉडी बना देता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव। ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव में भी आर्टिफिशियल और नेचुरल, इसमें भी आर्टिफिशियल और नेचुरल अभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली कोई पैथोजन जब हमारे बॉडी में चला जाता है तब एंटीबॉडी बनने लग जाती है। ये स्लो होता है, ऑब्वियस बात है। कोई एंटीजन हमारे बॉडी में कोई एंटीजन गया है तो उसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनेगी तो धीरे धीरे बनेगी। ये लॉन्ग लास्टिक होता है, थोड़ा लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है। मेमोरी सेल बनती है इसमें ताकि दूसरी बार जब अटैक करेगा तो उसको फिर से वो एंटीबॉडी काम आ जाती है। जब पैसिव में हमने क्या बोला कि यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से बनी हुई एंटीबॉडी हमने बाई इंजेक्शन या फिर नेचुरल तरीके से भी जा सकता है हमारे शरीर में, लेकिन हमारे शरीर में नहीं बनता वो एंटीबॉडी। ठीक है, अच्छा ये क्विक एक्शन होता है। एंटीबॉडी ऑब्वियस बात है, एंटीबॉडी बनी हुई है तो फटाफट काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब बहुत कम समय की होती है, तुरंत काम आ गया, एंटीबॉडी खत्म, फिर क्या। अच्छा इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं बनती, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेमोरी सेल बनती है, पैसिव में नहीं बनती है। बात करें एक्टिव, अब जो है एक्टिव की बात करेंगे, ये दो तरह की होती है, ये भी दो। तो पहले एक्टिव की बात करें। एक्टिव दो तरह की होती है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में क्या है कि भाई कोई पैथोजन डायरेक्ट हमारे शरीर में गया है और हमारा शरीर जो है उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया, तो नेचुरली पैथोजन हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है। अब जैसे चिकन पॉक्स इसका एग्जांपल हो गया। चिकन पॉक्स जैसे ही जो वायरस है वो जाता है, हमारा शरीर जो है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि कोई पैथोजन जो है इसमें जो है कोई किल पैथोजन हो गया या मरा हुआ जो है या उसका कोई पार्ट हो गया, उसके द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई टॉक्सिन्स हो गया। ठीक है, या कोई वीक जो एटेन्यूटेड टाइप का हो गया, मतलब उसी का पार्ट छोटा जो वीक पोर्शन हो गया, ये जो है बाई वैक्सीनेशन दी जाता है। अब क्या होगा, इस एक्टिव में हमने बोला कि एंटीबॉडी कौन बनाएगा, हमारा एंटीबॉडी कौन बनाएगा, हमारा शरीर ही बनाता है। तो शरीर बनाता है, एक तो पैथोजन खुद जाके जाएगा तब बन जाएगा, या पैथोजन ना जाके पैथोजन का कोई भाग जो है हमने जबरदस्ती दे दिया। वैक्सीनेशन में यही करते हैं, पैथोजन का छोटा सा रूप जो है हमारे ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है बट इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, वहाँ जो है एंटीबॉडी बन जाती है। तो दोनों केस में एंटीबॉडी हमारा शरीर ही बनाता है, बाहर से एंटीबॉडी नहीं आता। इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में याद रखना है, एक पहला कंसेप्ट यही याद रखना कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बनती, हमारे शरीर में नहीं बनती। तो अब हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो कहाँ से बनेगी, वो बनेगी किसी और के शरीर में या लेबोरेटरी में, किसी भी तरीके से कह सकते हो। अब वो एंटीबॉडी हमें बाई इंजेक्शन या बाई कोई नेचुरल वे से आ सकता है। अब जो नेचुरल वे से हमारे बॉडी में आया वो नेचुरल पैसिव हो गया, इंजेक्शन के द्वारा दे दिया वो पैसिव हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। अब नेचुरल पैसिव में क्या है, जैसे कि IgG किसके द्वारा, बच्चा जब पेट में था माँ ने बनाया IgG, लेकिन प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में आ गया बाय नेचुरल वे। ठीक है, हमने कोई जबरदस्ती इंजेक्शन तो ना दिया। तो यहाँ पे जो है पैसिव में बना हमारे शरीर में नहीं, ये माँ के शरीर में बना था बट आ गया हमारे शरीर में, तो ये हो गया IgG। ऐसे IgA, जब बच्चा दूध पीता है माँ, तो IgA जो है माँ के शरीर में बनता है लेकिन वो बच्चे के शरीर में चला जाता है। ठीक है, बाय जो मिल्क जो पिता है उससे। तो कहने का मतलब कि ये जो है नेचुरल वे से बच्चे के शरीर में जाता है। आर्टिफिशियल मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एंटीवेनम सीरम हो गया। जैसे कि किसी ने सांप काट दिया तो सांप के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना है, तो वो जो है हमें तो लैब में बनाया हुआ होता है, वो जो है उसको दी जाता है। तो अगेंस्ट स्नेक वेनम जो होता है उसके खिलाफ बनता है। ऐसे एंटी टिटेनस का जो टीका होता है, ठीक है, ATS जिसे बोलते हैं, वो भी जो है आर्टिफिशियल तरीके से दी जाती है। तो ये हो गया पैसिव, एक्टिव पैसिव दोनों का याद कर लेना। ठीक है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम जो है बचे हुए सारे जो है इम्यूनिटी के बारे में हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, अपने आसपास के बायोलॉजी वाले दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि चैनल ज़रूर छोटा सा है बट मेहनत आपके लिए पूरी करते हैं और कोशिश करेंगे आप इस तरीके से साथ देंगे तो हम जो है और रेगुलर तरीके से इसको रेगुलर और कंसेप्चुअल तरीके से वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।